हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ सार्क नेशंस के बारे में, सार्क इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। आप सभी इस लेक्चर से लाभान्वित होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। ठीक है, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है। राइट, का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। राइट, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। राइट नाउ देयर आर 8 मेंबर्स इन द सार्क। सार्क में अभी 8 सदस्य हैं, है ना। ये सार्क का लोगो है। राइट, सार्क का लोगो है। वर्तमान में अगर बात करें तो 8 सदस्य देश हैं सार्क के, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। बात ये समझ में आनी चाहिए कि सार्क को एस्टैब्लिश करने का क्या कारण है। एक्चुअली साउथ एशियन एसोसिएशन मतलब साउथ एशिया का एक एसोसिएशन, संगठन बनाया गया है जो कि क्षेत्रीय रूप से क्या करेगा, सहयोग प्रदान करेगा। किस चीज के लिए? सहयोग से कोई भी देश आगे बढ़ता है। इसका मतलब ये आपस में देश आगे बढ़ने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये देश आपस में आगे बढ़ने के लिए एक कॉपरेशन, रीजनल कॉपरेशन डेवलप करना चाहते हैं ऑन द पैटर्न ऑफ यूरोपियन यूनियन। कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन, सार्क इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो साउथ एशिया की कंट्रीज से मिलकर बना है, दक्षिण एशिया के देशों से मिलकर जो बना है, ये आपस में आपसी भेदभाव, मतभेद को दूर करते हुए समग्र सर्वसम्मति के साथ में आगे बढ़ने का एक प्रयोजन है। अगर आप देखना चाहें तो जैसे जनरली एशिया की बात करें तो जोग्राफिकली इट कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस सेगमेंट्स। वन is the West Asia, this is the West Asia. The second is the Central Asia. The other is South Asia, Southeast Asia, Northern Asia, and the East Asia. Right. So within South Asia, you can see there is presence of SARC and countries like Afghanistan. Right. This is the Afghanistan, then Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, and Maldives. These are the neighbors of India, coastal or the territorial, and neighbors of India and India as well as these countries. इन सभी देशों ने भारत के साथ मिलकर अपने आप को आगे बढ़ाने का कदम उठाया है और एक माइलस्टोन है। इस ऑर्गेनाइजेशन को 1985 में स्टैब्लिश किया गया और अल्टीमेट उद्देश्य यही है ना, अंतिम रूप से इसका लक्ष्य यही है कि ये 8 देश मिलकर जो प्रॉब्लम्स और प्रोस्पेक्ट्स हैं, समस्याएं और संभावनाएं हैं, उस पर काम करते हुए एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते जाएं। अगर हम इन 8 देशों की बात करें जो कि मैप पर आप सभी ने देखा यहाँ पर, अगर इन 8 देशों की बात करें तो ये सभी 8 देशों में सर्वसंपन्न, सर्वाधिक जो स्ट्रॉन्ग कंट्री है वो इंडिया है। सबसे मजबूत देश इंडिया है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सार्क ऑर्गेनाइजेशन का, सार्क संगठन का, है ना, जो मुखिया है एक तरह से इंडिया है, क्योंकि इसकी आर्थिक और सामाजिक जो मजबूती है, पकड़ है वैश्विक पटल पर, है ना, वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर, वर्ल्ड फोरम में जो इंडिया की होल्ड है वो किसी और कंट्री का नहीं है।
इंडिया का जो होल्ड है वो और किसी कंट्री का नहीं है। तो बीइंग द हेड ऑफ द साउथ एशियाटिक नेशंस, इंडिया वांट टू ट्रांसफॉर्म India wants to transform the socio-economic, political conditions, environmental conditions of the remaining 7 nations. But there is a need of cooperation of these all nations. Without the cooperation, success cannot be achieved. तो एक परिवार में भी अगर सपोज करिए 4 भाई हैं और वो मिलकर चलते हैं, अपनी शक्ति के हिसाब से, अपनी भक्ति के हिसाब से जुड़ के एक साथ चलते हैं, तो संपूर्ण परिवार के आगे बढ़ने की संभावना अत्यधिक होती है। परंतु अगर अकेले चलना चाहेंगे तो विकास की दर घट जाती है। यही कारण है कि अगर समग्रता के साथ एक एक यूनिट को, एक एक इकाई को जोड़ के अगर चलने की भूमिका बनाई जाए, तो ऐसे में सभी देशों का, सार्क देशों का यथोचित आवश्यक विकास निश्चित होगा, निश्चित विकास होगा। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पर कंडीशंस हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत फंडामेंटल बात है और सभी को पता होती है बेटा। The South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC, is the regional intergovernmental organization and the geopolitical union states of the South Asia. साउथ एशियन नेशंस का एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, साथ में जियोपॉलिटिकल यूनियन ऑफ स्टेट है। जियोपॉलिटिकल यूनियन का मतलब है कि जियोपॉलिटिकल ग्राउंड पर, मीनिंग जो एरिया है इसका कितनी इंपॉर्टेंस है ज्योग्राफिकली, मिनरल वाइज, है ना, क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉपुलेशन वाइज, ये इसकी जियोपॉलिटिकल सिस्टम को मेंटेन करता है इस साउथ एशिया के। और उस साउथ एशिया का जो सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेशन के लिए, कॉपरेट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया गया है, वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, पहली बात। और ये जियोपॉलिटिकल यूनियन स्टेट्स, है ना, को बनाने के लिए है। जियोपॉलिटिकल यूनियन बनाने के लिए मतलब ये सभी 8 कंट्री क्या करेंगे, मिलके एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था, भू राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करेंगे जिससे कि इन्हें किसी बाहरी शक्ति से, किसी, है ना, एक्सटर्नल पावर से किसी तरह का भय, डर ना रह जाए। और अगर आप सभी एक साथ जुड़ के चलते हैं और एक अपना डिफेंस पॉलिसी बनाते हैं, ऐसे में आउटर अटैक की संभावना आपके लिए नेग्लिजिबल हो जाती है। इट्स मेंबर स्टेट्स आर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अफगानिस्तान इज द लास्ट मेंबर। इनिशियली इसमें 7 मेंबर्स थे और 2007 में 8th मेंबर की फॉर्म में अफगानिस्तान सार्क से जुड़ता है। The South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC, Organization of the South Asian Nations, South Asian Nations का एक ऑर्गेनाइजेशन है, founded in 1985 and dedicated to economic, technological, social and cultural development, emphasizing collective self-reliance. कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, बात समझने की कोशिश करना है कि इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। 1985 में ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ है ना, और इस ऑर्गेनाइजेशन को 1985 में डेवलप करने के बाद इसका डेडिकेटेड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस पॉइंट पर ये वर्क करता है, तो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, एम्फेसाइजिंग ऑन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस। इसका मतलब क्या है कि सभी एक साथ में आत्मनिर्भर हो। अगर आर्थिक रूप से संपन्नता आती है, आर्थिक विकास अगर होता है सभी के प्रयास से, तकनीकी विकास होता है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास होता है, तो निश्चित रूप से अंतिम है ना बिंदु पर मैं यही कहना चाहूंगा कि आत्मनिर्भरता सभी देशों को एक साथ मिलेगी, सभी देशों को एक साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। Its 7 founding members are Bangladesh, Bhutan, India, and Maldives, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka. These are the
7 founding members. Afghanistan added with the organization in 2007. Afghanistan joined the organization in 2007. Meetings of heads of state are usually scheduled annually. जो स्टेट्स के हेड हैं, मतलब कंट्रीज के जो मुखिया हैं, वो साल में एक बार मीटिंग शेड्यूल करते हैं, लेकिन जो फॉरेन सेक्रेटरीज हैं वो साल में 2 बार मीटिंग करते हैं, है ना, ट्वाइस एनुअली. इट्स हेडक्वार्टर इज इन काठमांडू. काठमांडू में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है. काठमांडू नेपाल की राजधानी है, उसी का ये हेडक्वार्टर. सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू के रूप में है. द 11 स्टेट्स, है ना, स्टेटेड एरियाज ऑफ द कोऑपरेशन आर, किन किन एरियाज में कोऑपरेशन करना है. 11 पॉइंट सार्क के टारगेट में है. द फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर को फोकस करना है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी मिलती है तो उसके बेसिस पर फूड ग्रेन्स में सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे. फूड ग्रेन्स में सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, तो जो यूएन का भी सबसे बड़ा और पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम फूड ग्रेन्स में अगर सेल्फ रिलायंट होते हैं तो नो पॉवर्टी, है ना, कोई भी आदमी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी आदमी भूखा नहीं सोएगा, है ना. एजुकेशन, कल्चर एंड स्पोर्ट्स के फील्ड में भी क्या करना है, कोऑपरेशन को बेहतर बनाकर रखना है. शिक्षा, संस्कृति एवं खेल, है ना, शिक्षा, संस्कृति एवं खेल के मुद्दों पर भी क्या करना है, सहयोग आपसी बनाकर रखना है. हेल्थ, पॉपुलेशन एंड चाइल्ड वेलफेयर, स्वास्थ्य, जनसंख्या एवं बच्चों के कल्याण से संबंधित सहयोग का भूमिका बनाकर रखनी है. द एनवायरमेंट एंड द मेट्रोलॉजी, पर्यावरण एवं मौसम विज्ञान से संबंधित सहयोग बनाकर रखना है. भाई बता देना नेपाल, आपके यहाँ क्या है, रेनफॉल ज्यादा होने वाला है, बाढ़ आ सकती है ना, इसलिए ज्यादा बारिश हुई है वो इंफॉर्मेशन आप तुरंत क्या करो, इंडिया को पास आउट करो, जिससे कि इंडिया अपने लोगों को क्या करे, फ्लड से बचा सके, उससे लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी के चांसेस क्या होंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे. टू कोऑपरेट इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट एंड मेट्रोलॉजी थ्रू विच we can mitigate the impact of the disasters. We can mitigate the impact of disasters के impact को कम से कम किया जा सके. रूरल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द सार्क यूथ वॉलंटियर्स प्रोग्राम. सार्क यूथ वॉलंटियर प्रोग्राम्स के थ्रू ग्रामीण विकास करना भी बहुत बड़ा उद्देश्य है और बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ग्रामीण विकास होता है तो इन सभी 8 देशों की मैं बात करना चाहूंगा, एशिया के, साउथ एशिया के, इन सभी देशों के जो नागरिक हैं मुख्य रूप से गांव में रहते हैं, गांव से उनका जीवन यापन मुख्य रूप से होता है, इसलिए रूरल डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है. द नेक्स्ट इज टूरिज्म, जिसे हम पर्यटन कहते हैं. द फर्दर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हमें फैसिलिटीज डेवलप करनी है, जिससे कि 8 देशों में इंटर कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी पॉसिबल हो सके. हालांकि मैं मानता हूं कि मालदीव्स के साथ में रोड्स कनेक्टिविटी डिफिकल्ट होगा, लेकिन रोड्स रेल कनेक्टिविटी डिफिकल्ट होगा, लेकिन एयर कनेक्टिविटी को, है ना, सी रूट्स कनेक्टिविटी को प्रॉपर मेंटेन किया जाए, जिससे कि अपने गुड्स को हम इजीली ट्रांसपोर्ट करके सेल कर सके, है ना, और कम से कम, है ना, हम सभी को 8 देशों को मोस्ट फेवर्ड नेशंस का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना चाहिए. धीरे धीरे संबंधों को सुधारते हुए मोस्ट फेवर्ड नेशंस का कॉन्सेप्ट मेंटेन करना चाहिए. मोस्ट फेवर्ड नेशंस क्या है, मोस्ट फेवर्ड नेशंस का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है तो हम उसे दूसरे देश को पहले हम सेल आउट करने की कोशिश करेंगे, एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, और मिनिमम प्राइसेस में, राइट, मिनिमम प्राइसेस में. द नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, टूरिज्म, पर्यटन के क्षेत्र में साइंस, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशंस, है ना, विज्ञान, तकनीकी एवं संचार के क्षेत्र में भी एक दूसरे के साथ अप्रोप्रिएट सहयोग बना के रखना है. वुमेन डेवलपमेंट इज वेरी नेसेसरी एज चाइल्ड वेलफेयर एंड वुमेन वेलफेयर, and development of child as well as woman is very necessary, because these sections considered to be the most weaker in the country, society, Asia or in the world.
द प्रिवेंशन ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग एंड द ड्रग अब्यूज और ड्रग ट्रैफिकिंग को क्या करना है, पूरी तरह से प्रिवेंट करना है, रोक देना है, बाधित कर देना है। द चार्टर स्टिपुलेट्स, चार्टर क्या क्या बातें अपने साथ लेके चलता है, दैट डिसीजंस आर टू बी अनएनिमस, राइट, सबकी सहमति से, सर्वसम्मति के साथ में निर्णय लिया जाएगा। चार्टर ऐसा कहना चाहता है, सार्क चार्टर कहना चाहता है कि निर्णय सभी की सहमति से लिया जाएगा। दैट बायलेटरल्स एंड द, मतलब जो द्विपक्षीय संबंध है, एंड कंटेंशियस का मतलब है जो विवादास्पद इशूज हैं, है ना, कंटेंशियस इशूज मतलब जो विवाद से संबंधित मुद्दे हैं उसको अवॉइड किया जाना चाहिए। क्या मतलब हुआ? द चार्टर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, याद रखना। द चार्टर स्टिपुलेट्स दैट डिसीजंस आर टू बी अनएनिमस एंड दैट बायलेटरल एंड द कंटेंशियस इश्यूज आर टू बी अवॉइडेड। जो निर्णय लिए जाएंगे सार्क में वो सबकी सहमति से निर्णय लिया जाएगा। अनएनिमस में सर्वसहमति से, सर्वसम्मत से, और बायलेटरल और कंटेंशियस इश्यूज जो होंगे दो देशों के बीच के जो विवादास्पद मुद्दे होंगे उसको हम डिस्कशन के लिए अवॉइड करेंगे। वो दो देश मिलके अपने मुद्दों को सुलझाएं, सॉल्व करें, लेकिन यहां पर सामूहिक सार्वजनिक मुद्दे को 8 देशों के लिए आगे बढ़ने के लिए मुद्दे पर डिस्कशन किया जाएगा। तो मैं आपके लिए ये शॉर्ट वीडियो है ना मैंने बनाने की कोशिश की है, सार्क से रिलेटेड छोटी मोटी पर महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशंस देने की आपको मैंने कोशिश की है ना। वीडियोस लगातार देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी मिलता रहे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।